जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में केमिस्ट्री का पहले चैप्टर के अंतर्गत जो है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वाष्पन एंड वाष्पीकरण, है ना, यानी वेपर एंड वेपराइजेशन। आज मैं आपको बड़ी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि वाष्पन क्या होता है यानी वेपर क्या होता है और वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण क्या होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वाष्पन क्या है यानी वेपर क्या है। देखिए, वाष्पन आपको याद होगा, पीछे मैं बताया था कि जो क्वथन और क्वथनांक है ना, ठीक है, यानी बॉइलिंग, जब पानी के अंदर बुलबुले उठ रहे थे वो क्या हो रहा था, बॉइलिंग, है ना, यानी क्वथन। और वही क्वथन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। क्यों वाष्पन कहलाता है ये बात समझिए। देखिए, वाष्पन जो है ना कि ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर, है ना, वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित ताप और निश्चित दाब पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया कि वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या होता है कि निश्चित ताप और निश्चित दाब पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, वो वाष्पन होती है। समझ में आया, वो क्या होती है, वाष्पन होती है। जैसे एग्जांपल समझिए, जब आप घर पे पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, जब आप पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे तो कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पानी के अंदर बुलबुले निकलने लगेंगे। बुलबुले का मतलब होता है और खौलने लगेगा, पानी क्या होगा, खौलने लगेगा। और जब खौलेगा तो देखेंगे कि पानी के ऊपर गैस दिखाई देगा आपको, गैस यानी वाष्प वाला गैस दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और बताऊं तो आप अगर देखेंगे प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर जब खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में, ठीक है, तो प्रेशर कुकर में जब पानी का क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं बताया था क्वथन और क्वथनांक वाले टॉपिक्स में, जब क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेशर कुकर के अंदर तो पानी जो है कि वो किस में दिखाई देता है, गैस के रूप में। और वही सीटी से जो ऊपर है ना, ऊपर जो लगा होता है सीटी, वहीं से गैस के फॉर्म में हमें निकलते हुए दिखाई देता है। तो जो गैस के फॉर्म में निकल रहा है ना, वही है आपका वाष्पन। क्या है, वाष्पन। और वो वाष्पन एक हमेशा निश्चित ताप पर और निश्चित दाब पर ही होगा, है ना, समझ में आ गया। अगर निश्चित ताप नहीं है तो वो नहीं हो सकता। मतलब एक चीज कह सकते हैं कि अगर वाष्पन मुझे कराना हो वाटर को, जल को, तो उसका जो निश्चित ताप होगा ना, यानी क्वथन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, क्वथन के बराबर होगा। यानी क्वथन का मतलब क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक कितना था जल का, 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप तापमान देते हो जल को तो क्या हो जाएगा, वो जल वाष्पन होने लगेगा। समझ में आया। तो देखिए, ये मैंने वाष्पन लिखा हुआ है, समझिएगा। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर, समझ में आया, द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाता है, वो वाष्पन होता है। क्या होता है, वाष्पन होता है। चलिए, अब हम लोग दूसरा समझते हैं, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। देखिए, वाष्पन निश्चित ताप पे हो रहा था, लेकिन वाष्पीकरण का कोई भी निश्चित ताप नहीं होता है। ये हमेशा क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी तापमान पे हो सकता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो वाष्पन हो जाएगा, क्योंकि निश्चित तापमान हो जाएगा। याद आया, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही वाष्पीकरण 100 डिग्री सेल्सियस पे हो गया, इसका मतलब वाष्पन हो गया, वो क्वथन हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर क्वथनांक, जो क्वथनांक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस जल के लिए, अगर उससे नीचे किसी भी ताप पर, है ना, किसी भी ताप पर जो द्रव है ना अपनी ही सतह से, है ना, अपनी सतह का मतलब होता है कि मान लीजिए प्लेट है तो प्लेट के ऊपर अगर द्रव है तो द्रव की सतह हुई कि नहीं, तो अपनी ही सतह से वो वाष्प में बदलने लगता है। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। देखिए, समझिए कि वाष्पीकरण क्वथनांक से नीचे, समझ में आ गया, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव अपनी सतह से द्रव के कणों
का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। बस आपको पॉइंट समझ में आ गया कि वाष्पन हमेशा निश्चित ताप और निश्चित दाब पर होगा, लेकिन जो वाष्पीकरण होगा वो कोई भी निश्चित ताप नहीं चाहिए, कोई भी निश्चित ताप नहीं चाहिए, बस क्वथनांक से नीचे यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर तापमान है तो उस समय जो होगा वो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, आखिर में वाष्पीकरण कहीं ज़्यादा कहीं कम क्यों होता है, ठीक है, उसको कौन कौन प्रभावित करता है। तो पहला मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि द्रव में अंतराकणीय बल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। मतलब समझिए, मान लीजिए कि द्रव है, हमें पता है कि द्रव छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठोस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, गैस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जो द्रव है ना, द्रव के अंदर जो छोटे छोटे कण है, अगर उनके बीच अंतराकणीय बल यानी एक दूसरे की आकर्षण शक्ति बढ़ा दिया जाए, है ना, द्रव के कणों के बीच एक दूसरे की आकर्षण शक्ति बढ़ा दिया जाए, उस समय वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, सोच के देखिए। अगर मुझे द्रव को वाष्पीकरण बनाना है ना, वेपराइजेशन कराना है, तो द्रव के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर बल को क्या कर दिया जाए, उनके कणों के बीच की जो बल है उसको बढ़ा दिया जाए, मतलब पास पास ला दिया जाए, उस समय वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। जैसे समझिए, जैसे आपने बर्फ देखा है ना, अगर बर्फ देखोगे तो बर्फ, पानी से जब बर्फ बनता है तो पानी में कण अलग अलग होते हैं और बर्फ बनता है तो कण पास पास आके चिपक जाते हैं, मतलब कि अंतराकणीय बल उसमें बढ़ जाता है। अगर अब बर्फ को आप वाष्पीकरण के लिए रखोगे तो वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसकी दर क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण की कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा, वायुमंडल में नमी बढ़ाने से, है ना, या बढ़ने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब वायुमंडल है, अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ जाए, है ना, जैसे ठंडी का मौसम आ जाए, समझ में आ रहा है, बरसात का मौसम आ जाए, तो उस समय आप देखोगे कि कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है ना, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि कपड़े के अंदर जो पानी होता है ना, उसका वाष्पीकरण बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी हो चुका है, पानी की मात्रा हो चुका है। अगर वायुमंडल में पानी की मात्रा की कमी हो जाए तो कपड़ा जल्दी सूख सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा था कि वायुमंडल में अगर नमी बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। देख लीजिए, समझ में आ गया ना कि वायुमंडल में अगर बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगा, वाष्पीकरण नहीं बनेगा, वाष्प नहीं बनेगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, वायुमंडल में वायु की गति बढ़ाने से, है ना, या बढ़ने से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अब देखिए, अगर वायुमंडल में, है ना, अगर हवा तेज चले, है ना, वायु की गति बढ़ा दिया जाए, तो बताइए वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कैसे, समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने कपड़ा धोया और मैंने कहीं बाहर रख दिया और बहुत तेज हवा चल रही है, तो जब बहुत तेज हवा चलेगी तो कपड़े के अंदर जो वाटर है ना, कपड़े के अंदर उस वाटर को वाष्प बना करके जल्दी जल्दी उड़ा देगा, हटा देगा। यानी जब वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाएगी। समझ में आ गया ना। तो वायु में इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडी के मौसम में कपड़ा धोने के बाद पंखे के सामने रख देते हैं ताकि जल्दी सूख जाएगा। क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि पंखे से हवा निकलेगा और हवा जब तेज निकलेगा तो उस वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देगा, पानी वाष्पीकरण वाष्प में बन जाएगा और जल्दी जल्दी वाष्प बन के बाहर उड़ने लगेगा, जिसके कारण कपड़ा सूख जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है, जैसे आपने नोटिस किया है कि जब हम कपड़ा खींचते हैं तो कपड़ा खींचने के बाद उसको ऐसे निचोड़ते हैं, तो जैसे निचोड़ते हैं वैसे क्यों नहीं रख देते, सूखने के लिए नहीं रखते हैं ना, उस कपड़े को फैलाते हैं। तो फैलाने का मतलब ये हो गया कि उसका क्षेत्रफल बढ़ा देना, है ना। द्रव का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाएगी। यही रीजन है कि, और सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आप पतीला लिए हैं, पतीले में पानी को गर्म कर रहे हैं, अगर वही पतीला बड़ा हो तो नीचे उसका सतह बहुत बड़ा होगा ना, तो उसमें वाष्पीकरण की दर तेज होगी। अब वही छोटा हो, ठीक है, और पानी ऊंचाई तक गया हो तो वाष्पीकरण की दर
धीमे धीमे होगी, क्योंकि छोटा सा ही सतह है उसका, है ना। तो वही चीज, तो द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। समझ में आ गया। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं कि तापमान बढ़ाने से, है ना, अगर तापमान बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, यानी तेज हो जाएगी। अब कहोगे कैसे? देखिए, अब पानी लीजिए, पानी को जितना ज़्यादा गर्म करोगे, जल्दी जल्दी गर्म करोगे, तो देखिए जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा, ठीक है। और यही रीजन है कि गर्मियों के मौसम में तापमान ज़्यादा हो जाता है वायुमंडल का, जिसके कारण अगर कपड़ा हम लोग बाहर रखते हैं खींचने के बाद, तो वो 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरा अच्छी तरह से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जल्दी जल्दी पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके कारण कपड़ा सूख जाता है। तो ये थे हमारे प्रभावित करने वाले कारक जो वाष्पीकरण को कर रहे थे। पहला क्या था कि अगर द्रव के कणों के बीच बल अगर बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वायुमंडल में वायु की गति बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर द्रव के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए वाष्पीकरण के प्रभाव, यानी वाष्पीकरण के प्रभाव कैसे कैसे हैं मैं समझाता हूं। समझिए, पहला है मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना। आपने ये तो सुना होगा कि अगर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा जाए तो पानी बहुत ठंडा होता है, स्वादिष्ट होता है। ये बात आपने सुने होंगे, लेकिन क्यों ठंडा होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना समझिएगा। आपके पास मिट्टी का एक घड़ा है, ठीक है। अब मिट्टी के घड़े में एक खासियत क्या है? अगर मिट्टी के घड़े के अंदर आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा मानो खुरदरा है उसका सतह। आप हाथ लगा करके देखिएगा, साइड में ऐसा लगेगा खुरदरा सतह है, और बाहर पॉलिश किया जाता है, चिकना सतह होता है। बात आप समझ में आए? जब खुरदरे यानी मिट्टी के बर्तन के अंदर जब पानी हम रखते हैं तो पानी धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। गर्मियों के मौसम में पानी वाष्प में बदलेगा, और जब वाष्प बदलेगा तो वो वाष्प धीरे धीरे ऊपर आता है, और ऊपर आएगा तो जो घड़ा है ना, घड़ा के अंदर क्या है, मैंने बताया था, अंदर जो है कि एकदम खुरदरा है, तो वो वाष्प खुरदरे वाले सतह से जाके चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो वो खुरदरा सतह धीरे धीरे, ठीक है, उस वाष्प वाले पानी को वो कहाँ करेगा? उस घड़े से बाहर कर देगा। क्या कर देगा? घड़े से बाहर। क्यों? क्योंकि देखो, मिट्टी का जो घड़ा है, मिट्टी जो है कि वाष्प को सोख लेगा, और वाष्प को सोखने के बाद अपने दीवार के बाहर कर देगा। समझ में आया? मिट्टी का घड़ा है, उसके दीवार से क्या कर देगा? वाष्प को बाहर कर देगा, जिसके कारण शेष जितना भी पानी बचा हुआ है ना, वो हमेशा ठंडा रहेगा। अगर वही वाष्प उस घड़े के अंदर रहता तो धीरे धीरे पूरे पानी को गर्म कर देगा। ठीक है, आप कभी रियलाइज करना, आप बोतल के अंदर पानी रख देना, ठीक है, धूप में, अब आप महसूस करोगे कि जो बोतल का पानी है, ठीक है, वो पूरा पानी जो है कि 1 घंटे में पूरा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा। अगर वही घड़ा वाला बोतल होता है घड़े के अंदर, तो आप क्या करोगे? धूप में रखोगे ना तो वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनने के बाद घड़े के दीवार पे जाएगी वाष्प, और धीरे से वो बाहर निकल के उड़ जाएगा, ठीक है, जिसके कारण अंदर वाला पानी हमेशा ठंडा रहता है, कभी गर्म नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि मिट्टी के घड़े में रखे पानी ठंडे क्यों होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए दूसरा, रोटी का फूलना। देखिए, रोटी जब फूलती है तो ये केस का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे देखिए, जब हम लोग आटा गूंथते हैं, है ना, आटा गूंथते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? पानी। जब पानी डालते हैं तो आटा गूंथने के बाद पानी उसमें डालते हैं ना जो, तो अब वो पानी क्या होती है? जब हम लोग आटे को बेलते हैं, रोटी के रूप में बनाते हैं, तो रोटी को जब तवे के ऊपर रखते हैं ना, ठीक है, तो उसका एक पार्ट जो है कि उस क्या करती है, वो सूख जाता है। सूखने का मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो जब हार्ड हो जाता है, जब दूसरा पार्ट उसका रखते हैं, तो अब उसके जो रोटी के अंदर ना वाटर की मात्रा है, जो हम लोग आटा को सानते वक्त वाटर की मात्रा मिलाए थे, तो जो वाटर है ना वो वाष्प बनेगा, यानी उसमें वाष्पीकरण होगी। अब वो वाष्प बाहर निकलने की कोशिश करेगा, रोटी से कहाँ? बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जगह नहीं मिलेगा, इसलिए रोटी के ऊपरी वाले परत को उठा करके वो ऊपर की तरफ धक्का देगा, और जब धक्का देगा तो ऊपर वाली परत रोटी का उठने लगता है ना, तो इसीलिए रोटी
को बोलते हैं कि फूल गया। अब जैसे रोटी फूलती है तो साइड से कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा और वहीं से वाष्प जितना भी बना हुआ है ना वो बाहर निकल जाता है और हम लोग बोलते हैं रोटी पक गई। अब वो बाहर निकलता है तो गलती से कभी अगर जल जाए, देखिए वाष्प से बहुत ज्यादा अगर जल गया ना, मतलब समझिए कि जितना आग से जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उतना वाष्प से होता है। अगर वाष्प से जल गया तो मैंने बताया था, याद करिए कि जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो बहुत खतरनाक होता है, ये है ना, क्वथन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाती है, तो वहां तक लगभग पहुंच जाता है। और जब वाष्प निकलता है ना तो उससे बच के ही रहना चाहिए, वरना वो बॉडी के जो स्किन है वो जला सकता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो रोटी कैसे फूलती है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, गीली चादर का धूप में जल्दी सूख जाना। देखिए गीला चादर है या गीला कपड़ा है, कोई भी गीली चीज है, अगर आप धूप में उसे रखते हो, कहाँ रखते हो, धूप में रखते हो, तो हमेशा उसको फैला के रखते हैं, है ना, फैला के ही तो सुखाते हैं। तो जब फैलाएंगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जब अगर द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो जब कपड़ा फैलाते हैं तो फैलाने के बाद जब उसे रख देते हैं तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है, जिसके कारण कपड़ा जो है कि गीला चादर या कपड़ा धूप में जल्दी सूख जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि धूप में तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण की दर भी तेज होती है, ये बात यहाँ पे मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट है चौथा नंबर, गर्मी में सूती कपड़ा पहनना। गर्मी में हम लोग सूती क्यों पहनते हैं, है ना, सुनिए। देखिए जब गर्मी होता है तो हमारे शरीर के अंदर पसीने होते हैं, जब हम सूती कपड़ा पहनते हैं तो जो पसीना है ना बाहर की गर्मी से, है ना, या बॉडी की गर्मी से, है ना, बाहर भी तो गर्मी है और हमारे शरीर का भी खुद का टेम्परेचर है, तो शरीर के टेम्परेचर से वो वाष्प में बदल जाती है, किसमें, वाष्प में बदल जाती है। और वो वाष्प जो है कि कपड़े के दीवार पे चिपकती है। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा पहना हो सूती, अगर सपोज करिए, तो उस कपड़े के दीवार से चिपकती है, तो सूती कपड़ा क्या करता है, उस बने हुए वाष्प को अपने से बाहर निकाल देता है और वायुमंडल में छोड़ देता है। क्या करता है, वायुमंडल में छोड़ देता है। और जब वायुमंडल में छोड़ देता है तो हमें हमारे शरीर के अंदर ठंडक महसूस होती है। क्यों, क्योंकि जो वाष्प बना हुआ था ना, गर्मी बनी हुई थी, वो कपड़े से बाहर जा चुका है। अगर आप सूती का कपड़ा नहीं पहनोगे तो वो वाष्प बन के बाहर नहीं निकलेगा और उस बॉडी के अंदर ही रहेगा, उस कपड़े के अंदर रहेगा, जो हमें बार बार गर्मी महसूस होगा और बार बार पसीने आएंगे। बात समझ में आ गया क्यों पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पांचवा, स्प्रिट का हाथ पर ठंडा लगना। स्प्रिट या पेट्रोल, है ना, पेट्रोल अगर आप हाथ पे लोगे तो क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। क्यों लगेगा ठंडा, सुनिए। जब हम पेट्रोल लेते हैं हाथ पे तो हमारे हाथ का खुद का टेम्परेचर है बॉडी का, तो जब पेट्रोल हाथ पे रखते हैं तो ये हमारे हाथ से टेम्परेचर को ग्रहण करके, है ना, तापमान को अवशोषित करके, कौन, पेट्रोल या स्पिरिट अवशोषित करके हमें यहाँ पे ठंडक महसूस कराता है। अवशोषित करके खुद वाष्प में बन के वाष्पीकरण होके उड़ जाता है, समझ में आया, वाष्प बन के उड़ जाता है और इसलिए हमें हाथ पे क्या लगता है, ठंडा लगता है। समझ में आ गया क्यों ठंडा लगता है, फिर से समझाता हूँ। देखिए जब हम पेट्रोल हाथ पे लेते हैं तो हमारे शरीर के तापमान को उस एरिया से जहाँ तक पेट्रोल होगा वहाँ से तापमान को ग्रहण करके खुद वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके कारण हमें हाथ पर ठंडक महसूस होता है। पेट्रोल अगर लेते हैं तो डीजल वगैरह ये सब, है ना। चलिए स्पिरिट, स्टोन वगैरह ये सब, स्टोन मतलब पत्थर वाला, ठीक है, पत्थर भी आप देखेंगे ठंडा लगता है। पत्थर अगर आप देखेंगे अच्छा वाला पत्थर लेंगे हाथ में तो बड़ी ठंडा लगता है, बालू वगैरह, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, छत पर पानी का छिड़कना। देखिए छत के ऊपर गर्मियों के मौसम में लोग क्या करते हैं, छत के ऊपर, घर के बाहर पानी क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। क्यों, क्योंकि जब धूप ज़्यादा होता है तो जो छत है या बाहर का जो सतह है, फर्श है, वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अपने अंदर तापमान को अवशोषित कर लिया है। जब हम उस पर पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है ना कि अब जो है कि उस छत से तापमान को खींच करके खुद वाष्प बन के, यानी वो अपना खुद का वाष्पीकरण करा के उड़ जाता है, यानी अपने साथ साथ उस तापमान को ले करके उड़ जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे छत पूरी ठंडी होने लगती है। यही रीजन है कि गर्मियों के मौसम में लोग जब छत पे सोते थे, आज तो खैर नहीं सोते हैं, बहुत कम ही लोग सोते हैं, ठीक है। पहले जब सोते थे तो सोने से पहले मतलब कि अगर 7 बजे सोना है तो
5-6 बजे के आसपास लोग जो है कि क्या करेंगे, उसको खूब पानी का छिड़काव करते थे पहले। तो ये क्या था, छत पर पानी का छिड़कना। ऐसे और समझिए, और मान लीजिए कि जैसे हम लोग मैं ये बताऊं, है ना, कि चाय हम पीते हैं या दूध पीते हैं तो हमेशा फूंक फूंक के क्यों पीते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब आप चाय लोगे या गर्म दूध लोगे तो आप देखना, जब गर्म दूध होता है ना, तो गर्म दूध अगर आपको दिया जाए, है ना, कटोरे में रख के या कहीं भी, तो उसके ऊपर देखना एक पतली लेयर बन जाती है दूध के ऊपर, जिसको सारी बोलते हैं, है ना, भोजपुरी में क्या बोलते हैं, सारी बोलते हैं। वो सारी की लेयर बन जाती है। अब लेयर बन जाती है ना, तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि अब अगर वो लेयर नहीं होता तो दूध जल्दी ठंडा हो जाता। ठीक है, लेयर ना होता तो दूध जल्दी ठंडा हो जाता। क्यों जल्दी ठंडा हो जाता? क्योंकि दूध का वाष्पीकरण बहुत तेज होता, लेकिन वो लेयर बन जाता है जिसके कारण वाष्पीकरण जो है कि रुक जाती है। उस लेयर के अंदर ही, जैसे रोटी में था, रोटी में वाष्पीकरण लेयर के अंदर था ना, और जब रोटी फूलती है तो साइड से निकल जाता है। ऐसे इसमें भी होता है कि वो लेयर बना हुआ है, अब नीचे से वाष्पीकरण तो हो रहा है, लेकिन वो लेयर ऊपर वाष्प को निकलने नहीं दे रहा है। इसलिए जब ठंडा होगा वो बहुत टाइम लगेगा दूध को ठंडा होने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी कम थोड़ी है बकलोल ससुरा, बार बार उस पर ना फूकते रहते हैं, बार बार फूकते हैं। फूकने के साथ क्या होता है कि जो ऊपर लेयर बनी होती है ना, उस लेयर को हटाते हैं फूक फूक के, ताकि नीचे का वाष्प जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए, जिसके कारण दूध चाय जल्दी ठंडा हो जाए। या कुछ लोग क्या करते हैं, शहर वाले लोग क्या करते हैं ना, चाय पीते हैं तो एक तो चाय का कप होगा, ठीक है, उसके नीचे एक प्लेट थमा देगा। हम तो कहते हैं थरिया दे दो ससुरा को, है ना, तो प्लेट दे दिया जाएगा। अब प्लेट बेचारा लिया है, उसी पर रखा है ना, तो अब इससे ना पिएगा, है ना, देखे ना फिल्मों में, इससे ना पिएगा, उस पर गिरा देगा प्लेट में, है ना, प्लेट में गिरा गिरा के पिएगा। क्यों प्लेट में गिराएगा? क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी, वाष्पीकरण की दर तेज होगी तो वो जल्दी ठंडा होगा और जल्दी वो पी पाएगा। इसलिए छोटे बच्चों को भी ऐसे ही मम्मी वगैरह पिलाती हैं। जब भी दूध भी पिलाना होता है तो हमेशा चम्मच वगैरह लेके, चम्मच का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है ना, जिसके कारण मम्मी फूकती है उसको, है ना, और फूकने के बाद बच्चे को पिला देती है। तो बात समझ में आ गया। तो यानी आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि वाष्पन एंड वाष्पीकरण, ये आपको मैंने बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।